सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देखे हैं। पहले हम लोग देख लिए व्हाट इज सरफेस एनर्जी, फिर हम लोग देखे एक्सेस प्रेशर। समझ में आ गया था नहीं? ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग कैपिलरिटी। कैपिलरिटी को आज ख़त्म करेंगे पढ़ के, और उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है विस्कोसिटी, इसी को इसी के साथ ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दीपावली आ रहा है, कब है? 12 को। हाँ, हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा क्रैकर जलाना देश का नुकसान होता है। यस, तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना नहीं, और जिनको बहुत ज़्यादा जलाने की दिल करेगा, मन ही मन में सोच लो कितना रुपया का जलाना है, उतना रुपया का मिठाई खरीद के लाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? 5-10 हज़ार का तो ऐसे ही फूंक देते हैं नहीं। जो चीज़ डिस्ट्रक्टिव है, दीपावली है तो कुछ अच्छे लगन से करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। पता चला कि दिया में लेके वो जला हुआ मोबिल जला रहे हैं ताकि तेल बच जाए पैसा, और इधर एक एक रैकेट लगा रहे हैं जिसका दाम 100 रुपया 150 रुपया नहीं। अच्छा वाला तेल जलाने से वो माहौल कुछ बदलता है, उसका साइंटिफिक रीजन है। घी जलाना चाहिए, पर्टिकुलरली गाय वाला घी, तो थोड़ा कम खर्चा करना। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा हुआ खर्चा करने के लिए तो थोड़ा सा कुछ खर्चा करना, और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में कैके लगा के इसे फेंकने वाले लड़के हम बहुत देखे हैं। ये साल कितना सुंदर थोड़ा था, अगले साल पता चला थोड़ा बिगड़ गया। क्या हुआ? दीपावली मना लिया। अरे होता था, आजकल तो थोड़ा कम हो गया। नहीं तो अगले हर साल मैं देखा हूँ कि टीवी में न्यूज आएगा रात में 9 बजे 10 बजे, देखो फलाना जगह ये हो गया, ढिमका जगह ये हो गया। नहीं, एक लंबा सा डंडा लेना है और उसके आगे छोटा सा वायर रहेगा, जो क्रैकर को जलाना है उसमें लगाओ, दूर में दिया रहेगा उसमें लगाओ, फिर किया तो नहीं, दूर करो, दूर में फटेगा। लेकिन सतर्क रहना कि तुम जो ऐसे करो किसी दूसरे के मुंह के पास तो नहीं ले रहे हो। पता चला उधर कोई देख रहा था क्या हो रहा है, उसके मुंह के पास ले ली। दीपावली में क्या अच्छा लगता है बताओ रियली? वो जो आग लाइट निकलता है वो, कि वो साउंड क्या अच्छा लगता है बताओ? मेरे को तो लैंटर्न वाला ज्यादा मस्त लगता है। जो भी है, लाइट साउंड अगर अच्छा लगता है ना तो काम बन जाता। वो नहीं अच्छा लगता हमें, वो अच्छा लगता छत के ऊपर बैठो घर का, दूसरे जला रहे हैं देखो, नहीं खुद लगाएंगे आग, उसमें मजा थोड़ा कुछ दूसरा है। नहीं, कोई दूसरा लगाया तो हमको क्या मजा आएगा? तो तुमको तो दिखेगा लाइट एंड साउंड, कोई दूसरा आग लगाया तो उसमें क्या है कि नहीं? सतर्क रहना। और कुछ लोग पूरा डेयर डेविल रहते हैं, वो हाथ में पकड़ेंगे इसे लगा के नहीं, और क्या कहते हैं वो कुंपी करके कुछ आता है ना मिट्टी का, वो बड़ा डेंजरस होता है। उसके ऊपर पेपर रैपिंग होता है, वो पहले से टूटा हुआ रहता है, अंदर पता नहीं चलेगा। कुछ लोग उसको हाथ में लेके लगाते हैं और फट जाता है। समझ में? ये नहीं करना है। वही तुम लोग सुन रहे हो पहलवान लोग, आर यू ऑल लिसनिंग? मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना? मेरी आवाज आ रहा है क्या? हाँ, तो दीपावली आ रहा है, देखो हमारे ऐसे ही कम बच्चे, आई डोंट वांट टू मिस एनीवन आफ्टर दीपावली। ठीक है, सतर्क रहना। और जो डेयर डेविल की बात करें तो ऐसे कुंपी में लगा के आग, किसी में क्रैकर में लगा के फेंक देते हैं। कितना बोलो, कुछ लोग ऐसे करते ही करते हैं। उनके लिए भी कुछ नेसेसरी वार्निंग है। याद रखना है कि दायां हाथ में वो क्रैकर को पकड़ना है। कभी कभार हड़बड़ी में उल्टा वो कैंडल को दायां हाथ में पकड़ते हैं, लगाया कैंडल फेंक दिया और खड़ा है, और भी खतरनाक होता है। नहीं, सतर्क हो जाना। ये सब चीजें बड़ी बुरी चीज है, बी केयरफुल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कैपिलरी। हाँ, ठीक है। हल्ला उल्ला कम, इतना कैसे चिल्ला सकते हो तुम लोग मेरे क्लास में? हाँ, अच्छा बताओ, जब आदेशी फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा था, एंगल ऑफ कंटैक्ट क्या था? लेस देन 90 और मोर देन 90? बाबे चिल्लाने वाले साइलेंट हो गए। क्या था? लेस देन 90 की मोर देन 90? आदेशी फोर्स ज्यादा तो लेस देन 90। हाँ, अब
अब जब तुम लोग बोलते हो मुझे पता चल रहा है कि कौन चिल्ला रहा था, क्योंकि जिनका जिनका आवाज मैच कर रहा है। अभी सोचो कि कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है और इसमें अगर कोई एक थीन ट्यूब को हम इसके अंदर डालेंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। कोई एक थीन ट्यूब है जिसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं। कौन सा मटेरियल का है कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी मटेरियल का कर सकते हो। मान लो ग्लास का कर दिए या स्टील का कर दिए। मान लो इसे दो मटेरियल को इसके अंदर हम डालें। डालने के बाद पता क्या चला, हम देखें कि यहाँ पर जो लिक्विड था, एक केस में वो लिक्विड यहाँ पे इन वन केस, सॉरी क्या लिक्विड इतना फट के निकल गया। अच्छा ये ठीक है। इन वन केस लिक्विड विल राइज अप टू सर्टेन हाइट, ये ठीक है। एक केस में लिक्विड राइज कर जाएगा। दूसरे केस में आप नोटिस करोगे कि लिक्विड विल फॉल अप टू सर्टेन डेप्थ, ये कुछ डेप्थ तक गिर सकता है। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है either the liquid will rise or it will fall, but this will take place only in case of thin tubes. Thin मतलब कितना thin? The diameter may be of 1 millimeter और उससे भी कम, 1 millimeter thin tube. समझ में आ रहा है? ये जो फेनोमेनन है इसको कहते हैं कैपिलैरिटी। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है। कैपिलैरिटी का मतलब लिक्विड राइज करेगा, नहीं फॉल भी करेगा। So phenomenon of rise or of fall of liquid in a thin tube is called capillarity। ठीक है। अब ये कब राइज करता है कब फॉल करता है वो सारी चीज को हम लोग देखेंगे। So what is capillarity? The phenomenon of rise or fall of liquid in a thin tube is called capillarity। समझ में है? अब ये होता क्यों है? सपोज हम कहेंगे ये एक थीन ट्यूब है और इसको हम किसी एक लिक्विड में डुबो दिए हैं। समझना, अब यहां पर जो लिक्विड लेवल था, इस लिक्विड को ये सॉलिड भी खींचने लगा, ये सॉलिड भी खींचने लगा। दिस इज वेल इनसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। हम बताए द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? द रीजन इन विच वन मॉलिक्यूल कैन इंपोज फोर्स ऑन टू अदर। तो ये थीन हो गए तो दोनों वाल इसके पास पास आ गए, तो ये भी खींचा ये भी खींचा, चारों तरफ से खींचा हुआ है। और अगर ये खिंचाव जो हुआ उसको ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स भी उसको खींच रहे हैं विद सम कोहेसिव फोर्स, लेकिन ऊपर का खींचने वाला फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? दिस लिक्विड विल राइज। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये चढ़ेगा कब? जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड विल राइज। समझ में आया? तो लिक्विड चढ़ा चढ़ा चढ़ा, कितने दूर चढ़ेगा? क्या चढ़ते ही जाएगा? नहीं नहीं नहीं, चढ़ने के साथ साथ जो चढ़ गया उसका वेट भी तो बढ़ रहा है, नहीं? तो क्या होगा? खींचेगा तब तक एक समय आएगा जब ये जो चढ़ा हुआ लिक्विड है उसका वेट है वो ये खिंचाव को बैलेंस कर लेगा। ये जो ऊपर खींच रहा था लिक्विड को एडहेसिव फोर्स उसको बैलेंस कर देगा, फिर वहीं रुक जाएगा। समझ में आया क्या? इसका मतलब हुआ कि अगर ये लाइटर लिक्विड होगा या फिर मान लो कि ग्रेविटी फ्री जोन में है तो कहां तक चढ़ेगा? चढ़ते ही जाएगा, क्योंकि कोई वेट नहीं है, उठाते जाएगा वो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा। तो ये लिक्विड चढ़ता है ऐसे। कब चढ़ेगा? व्हेन द एडहेसिव फोर्स इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स। इतना तक चढ़ के क्यों रुक गया? क्योंकि वो जो लिक्विड उड़ गया ऊपर उसका कोई वेट था, वो वेट नीचे की तरफ था, एडहेसिव फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो वहीं रुक गया। समझ में आया? तो फिर गिरेगा कब लिक्विड? जब कोहेसिव फोर्स आता है। तो लिक्विड चढ़ता कब है? जब एडहेसिव फोर्स इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स।
लिक्विड गिरता कब है? जब adhesive force is less than the cohesive force. The liquid will rise in thin tube when the adhesive force is more than cohesive force. Adhesive force is more than cohesive force. समझ में आया? So, angle of contact of liquid with the solid tube must be, क्या होना चाहिए? adhesive force ज्यादा है, angle of contact क्या होगा? less than 90, more than 90? less than 90, must be less than 90. ये 90 डिग्री से कम होने से ही हम कहेंगे the liquid will rise in the tube. बात समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री. थोड़ा समझे. तो अगर कोई लिक्विड किसी ट्यूब में चढ़ गया है, किसी ट्यूब में वो चढ़ गया है, मान लो मैं मोटा करके दिखा रहा हूं ताकि आप देख पाओगे, और लिक्विड कुछ हाइट तक चढ़ा है, तो सोचो ये जो लिक्विड इसमें चढ़ा है उसका शेप कैसे होगा, गेस करके बताओ. इट विल बी लाइक दिस और लाइक दिस. लिक्विड नीचे से चढ़ा है, कौन सा शेप होगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90, मतलब नीचे वाला हो. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी लेस देन 90, सो द डायग्राम विल बी लाइक दिस. अगर लिक्विड चढ़ता है तो उसका ऊपर वाला फेस कुछ ऐसा दिखेगा. इसको क्या कहते हैं? मिनिस्कस. द मिनिस्कस इज कॉन्केव अपवर्ड. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90. व्हाई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90? बिकॉज इट इज राइजिंग, इट सीम्स adhesive force is more than the cohesive force. समझ में आ रहा ना? चलिए, सो क्या लिखेंगे? इन such case the meniscus is concave upward. देखो ये जो चीजें मैं लिखा रहा हूं, क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को आगे चल के कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा. दीज आर ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस. You must be prepared. A liquid rises in a tube. The meniscus will be concave upward, concave downward. ना फ्लैट ऐसे करके पूछ लेगा. क्या बात समझ में आया? अच्छा, ये जो meniscus है एक फ्री सरफेस है, and the free surface behaves as a screen. ये एक पर्दा जैसे बिहेव कर रहा है. इसका मतलब अगर कोई एक कंटेनर में, कोई एक सिलेंडर में कुछ गैस है, बीच में पर्दा लगा है, पर्दा ऐसा दिख रहा है, फ्लेक्सिबल पर्दा लगा है, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन है, तो आप क्या कहोगे? दोनों तरफ का प्रेशर बराबर है. अगर ऐसा दिख रहा है तो इफ द स्क्रीन इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, तो आप क्या कहोगे? P1 इज मोर देन P2. दिस इज ए स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन. और ऐसे दिख रहा है, क्या मतलब हुआ? इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर ज्यादा है कि नीचे प्रेशर ज्यादा है? ऊपर जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब जस्ट उसके नीचे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. समझ में आ रहा ना? क्यों कम है वो भी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो. क्यों कम है? इसलिए कि मान लो कि ये कोई टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर मान लो कि एक पर्दा लगा हुआ है. दिस इज व्हाट इज ए स्क्रीन. थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ज्यादा एक्यूरेट फिगर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे को. अब अगर ऊपर से हम कोई फोर्स लगाएंगे तो ये स्क्रीन दबेगा, दब के आके इसके ऊपर लगेगा और ऐसे देगा. नाउ द फोर्स विल बी ऑन द टेबल. लेकिन अगर स्क्रीन नहीं होता तो जितना फोर्स लगता, ये स्क्रीन होने के कारण कुछ फोर्स को वापस ढकेल देगा कि नहीं ढकेल देगा?
दैट मीन्स नाउ द फोर्स ऑन द टेबल विल बी लेस। तो स्क्रीन के नीचे लेस फोर्स हुआ, ऊपर मोर फोर्स हुआ। रेस्ट ऑफ द फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोहेसिव फोर्स एट द फ्री सरफेस। समझ में आ रहा ना? क्या ये फील कर पा रहे ऊपर क्यों प्रेशर ज्यादा हो रहा है, नीचे क्या प्रेशर क्यों कम हो रहा है? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है, लेकिन ये जो फ्री सरफेस पर्दा जैसे बना है उसको रोकने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत रोक लेता है, बाकी इधर आता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इतना कम डिफरेंस होगा कि आप इग्नोर कर सकते हो। वैसे भी तो सरफेस टेंशन तो डाइन्स पर सेंटीमीटर में होता है, 1 डाइन इज सच ए स्मॉल फोर्स। तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन सेक ये चीजों को हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ प्रेशर डिफरेंस आएगा। समझ में आया? ठीक है। तो क्या पता चला? इन सच केस द मेनिस्कस इज कॉन्केव अपवर्ड, देयरफॉर द प्रेशर just below meniscus is less than atmospheric pressure। क्या ये बात समझ में आया? और आपको पता चला कितने सारे छोटे छोटे 1 मार्क वाला क्वेश्चन आ गए इसमें। अंडर व्हाट कंडीशन a liquid will rise when adhesive force is more than cohesive force? Why it happens only with the thin tubes? मोटे ट्यूब के साथ क्यों नहीं होता है? और कोई मोटा ट्यूब में लिक्विड राइज करता था, हमें पंप बैठाने की कोई जरूरत नहीं था, एक पाइप डाल दो कुएं में, पानी ऊपर आ गया। ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मोटा ट्यूब डालेंगे तो बीच वाले को इनका एडहेसिव फोर्स मिलेगा नहीं। दिस इज बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, उसके नजदीक रहेगा तभी ना वो खींच पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? पतला ट्यूब में ये होता है, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो गया तो चढ़ता है, और इसीलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होने के कारण जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्केव अपवर्ड होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा एंगल है? यू नो, एंगल बिटवीन द वॉल ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड एंड टैंजेंट टू द फ्री सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, है कि नहीं? अब ऐसे होने के कारण ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है। अभी जब लिक्विड फॉल करेगा, यू माइट नॉट हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, अगर कोई एक ग्लास ट्यूब को आप मर्क्यूरी में डालोगे, वो राइज करने की जाएगा नीचे गिर जाएगा। मर्क्यूरी विल फॉल इन द ट्यूब, जो अपना लेवल होगा उसे काफी नीचे वो चले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गिरता कब है? तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। द लिक्विड विल फॉल इन थिन ट्यूब व्हेन cohesive force is more than adhesive force. So angle of contact of the solid of the liquid with solid tube must be more than 90. So the meniscus must be concave upward or concave downwards. अभी angle of contact will be more than 90 degree. ऐसा होगा तभी ना angle of contact will be more than 90 degree. It will be concave downwards. अब meniscus के ऊपर प्रेशर ज्यादा है कि नीचे प्रेशर ज्यादा है? नीचे प्रेशर ज्यादा है। समझ में आ रहा ना? तो कैन यू रीराइट द एंटायर स्टेटमेंट व्हेन द लिक्विड इज फॉलिंग इन द ट्यूब? चलो लिखो, पूरा को लिखो, खुद से लिखो। मैं सारा चीज को दोबारा लिखना चाहता हूं। व्हेन द लिक्विड फॉल्स इन द ट्यूब, चलिए आप खुद से लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हेन द लिक्विड फॉल्स इन द ट्यूब, the liquid will fall in the tube when adhesive force is less than cohesive force. So angle of contact is more than 90 degree. In such case क्या बनेगा? तो ऐसा केस में आप क्या कहोगे? इन सच केस द मेनिस्कस इज कॉन्केव अपवर्ड, तो क्या लिखेंगे? हियर मेनिस्कस इज कॉन्केव और कन्वेक्स अपवर्ड।
ऊपर की तरफ कन्वेक्स रहेगा। सो प्रेशर जस्ट बिलो मेनिस्कस, just below the meniscus is more than atmospheric pressure. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो इस केस में अगर हम फिगर बनाना चाहेंगे तो ऐसा फिगर बनाएंगे, सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा सा केस बदल जाएगा। बस यही फिगर रहेगा। यही फिगर को दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नाउ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर देन 90 डिग्री, द लिक्विड सरफेस इज बिकम लाइक दिस, है ना। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ये है, दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर देन 90 डिग्री। समझ में आया? कौन सा केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट वाज लेस देन 90 डिग्री? ग्लास एंड वाटर, आपको याद रखने के लिए कहा गया था। इसका मतलब कोई ग्लास ट्यूब को डालेंगे तो लिक्विड विल राइज, नहीं। और कौन से केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट वाज मोर देन 90 डिग्री? ग्लास एंड सिल्वर। So when a glass tube is inserted, glass and mercury में डालेंगे तो liquid will fall, नहीं। और अगर ग्लास रॉड को, ग्लास ट्यूब को हम सिल्वर ट्यूब को अगर पानी में डालेंगे तो it will neither rise nor fall। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, yes, yes। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हो, glass tube in water, liquid rise। You say glass tube in mercury, liquid falls। Silver tube in water, no capillarity। बात समझ में आया क्या? अब देखना है कि ये लिक्विड चढ़ेगा कितनी ऊपर तक, ठीक है, कितनी ऊपर तक चढ़ेगा। We want to now calculate the expression for rise in capillarity। H, rise in capillarity। और rise in capillary tube, जो भी कहो, कितना ऊपर तक चढ़ेगा। इसको डिराइव करने की दो तरीका है। एक तरीका दूसरे तरीके का डबल लंबा है, लेकिन आधा डिफिकल्ट है। कौन सा? इजी वाला और थोड़ा सा लंबा वाला तरीका चाहिए कि डिफिकल्ट वाला शॉर्टकट वाला मेथड चाहिए? नहीं सर, दोनों बता दीजिए, बाद में देखेंगे। नहीं, चलो ठीक, इजी वाला पहले शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कंटेनर में कुछ लिक्विड लिया हूं और मैं क्या किया, यहाँ पे आई टेक टू ए थिन ट्यूब, ऐसे लिया। आई टेक ए थिन ट्यूब। समझाने के लिए मैं ट्यूब को थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में मेरे को दिक्कत ना हो। थोड़ा समझाने के लिए मोटा ट्यूब कर देता हूँ। ये है मोटा ट्यूब है, बट कॉल इट ए थिन ट्यूब। मान लो कि ये थिन ट्यूब है, ऐसे मान के तो आप बड़े हुए स्कूल में पढ़ाते नहीं, मान लो ये है, मान लो है, मना के आपको यहाँ तक ले आया। एनीवे, अब लिक्विड यहाँ तक चढ़ गया, ये हाइट तक चढ़ गया ऐसे, ठीक है, और इट इज लुकिंग कॉनकेव अपवर्ड। ये तो समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग सेवरल पॉइंट्स। मैं क्या कर रहा हूँ, आई कंसिडर ए पॉइंट हियर, आई कॉल दिस पॉइंट ए,
आई कॉल दिस पॉइंट बी, इसके नीचे सी, ठीक है ना, यहां पर कोई पॉइंट डी और यहां पर कोई पॉइंट ई, ऐसे करके ढेर सारे पॉइंट्स ले रहा हूं। चलो मानते हैं कि लिक्विड चढ़ गया टू ए हाइट h, समझ में आया? अच्छा, ये बात है। तो let small r is radius of meniscus, capital R is radius of tube, meniscus का रेडियस है स्मॉल r। मतलब ये जो आपको दिख रहा है सरफेस, अगर इसको ऐसे करके ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस इज स्मॉल r। और ये जो ट्यूब है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। बताओ कौन ज्यादा दिख रहा है आपको, कैपिटल R की स्मॉल r? स्मॉल r इज मोर, ठीक है, स्मॉल r इज मोर। तो थोड़ा ये वाले जो फिगर है, फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करना चाहूंगा। कोई बात कर रहा है जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, पकड़ लूंगा तो धुआं निकाल दूंगा, तो ऐसा है। तब तक सेफ एंड साउंड हो जब तक आवाज पहचान नहीं गया। तो यहां पर हुआ यूं है कि ये जो मेनिस्कस है उसका रेडियस r है सपोज। चलो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ करता हूं, ये रेडियस कितना है, कैपिटल R है। इधर क्लियर, ऐसा, ठीक है भाई। और हमें तो मालूम है कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा है, और ये टेंजेंट भी है, और ये नॉर्मल है टू दी सरफेस, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा ना? क्या आप स्मॉल r और कैपिटल R में कोई रिलेशन बता सकते हो? यस सर, cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r। समझ में आ रहा है? तो आपको हो गए कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू cos थीटा, और कैपिटल R इज स्मॉल r cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक, यहां तक की चीजें समझ में आ गया। आप जानते हो कि प्रेशर एट A इज सेम एज प्रेशर एट B, क्योंकि बोथ आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खुले में पॉइंट A का प्रेशर B का प्रेशर बराबर है नहीं? B और C के बीच में एक फ्लैट सरफेस है, ये भी एक फ्री सरफेस है। फ्लैट है का मतलब दोनों तरफ प्रेशर बराबर है। So pressure at B is same as pressure at C as the surface is flat। ये जो सरफेस है B और C के बीच में ये फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है B और C के बीच में सरफेस, मतलब B और C का प्रेशर बराबर है। बराबर नहीं होता, B का प्रेशर ज्यादा होता तो C का रीजन ऐसे हो जाता, C का प्रेशर ज्यादा होता तो नीचे की तरफ कनकेव हो जाता। सर ये इधर तो हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये थिन ट्यूब के अंदर वो आधे सी फोर्स आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। रेडी? हाँ। ना प्रेशर एट C एंड प्रेशर एट E आर टू बी सेम। क्यों? क्योंकि फॉर ए लिक्विड एट रेस्ट प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम, है ना? लिक्विड रेस्ट में है, ये क्यों है? क्योंकि C एंड E आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो मेरा तरीका बुक वाले तरीके से पूरा अलग है, ध्यान से सुनोगे समझोगे।
तो कम से कम कभी जिंदगी में कोचिंग पढ़ाओगे तो दूसरों का काम में आएगा, नहीं तो रट्टा मार के निकलने वाले तो भरे पड़े हैं। ऐसा होता है वैसा होता है, करो। पीसी एंड पीई बराबर हो गया ना। प्रेशर एट ई क्या है? प्रेशर एट ई इज प्रेशर एट डी प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड। नहीं, आप कहोगे प्रेशर एट ई इज इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस ये जो लिक्विड है उसका प्रेशर। ये क्या हाइट का लिक्विड है? एच हाइट का। एच हाइट तक कोई लिक्विड रहेगा तो उसका प्रेशर होता है रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या मेरी बात समझ में आया? कितना इजी तो था। देखो प्रेशर एट ए बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि खुले में। बी सी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि बीच का रीजन फ्लैट है। सी ई का बराबर क्यों होगा? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में बराबर होता है। ई में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर है डी प्लस रो जी एच। क्या बात समझ में आया? गॉस प्रेशर का फॉर्मूला तो बताए थे, रो जी एच। अब प्रेशर एट ई क्या था? सी के बराबर। सी क्या था? बी के बराबर। बी क्या था? ए के बराबर। मतलब प्रेशर एट ई इज सेम एज प्रेशर एट ए। समझ में आया कि नहीं आया? ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, सी ई के बराबर, तो प्रेशर एट ई इज इक्वल टू प्रेशर एट। समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती? एक आदमी गया दुकान में, ठेले वाले के पास, बोला एप्पल कैसा है? बोला 200 रुपया किलो। बोला 2 किलो दे दो। वो दे दिया 2 किलो पॉलीथीन में। कितना हुआ? 400 रुपया। पूछा ऑरेंज कितना है? वो बोला 100 रुपया किलो। एक काम करो 4 किलो ऑरेंज दे दो। एप्पल दे दिया उसको, वो 4 किलो ऑरेंज दे दिया। समझ में आया? फिर पूछा ये आता ना छोटा सा, क्या कहते हैं उसको? चीकू। चीकू नींबू नहीं, फ्रूट की सब नींबू। चीकू चीकू वो कैसा है किलो? वो बोला कि वो 50 रुपया है। अरे यार 50 रुपया, तुम ये ऑरेंज ले लो, मुझे 8 किलो चीकू दे दो। और दिया 8 किलो चीकू और लेके वो चला घर। बोला भाई पैसा? किसकी पैसा? चीकू लिए, मैं तो ऑरेंज दे के लिया। ओ अब फिर ऑरेंज का पैसा? वो तो मैं एप्पल दे के लिया था। एप्पल का पैसा दे दो। बोले लिया कहाँ दे दूंगा? समझ में आ रहा ना? एप्पल लिया है क्या वो, तो पैसा क्यों देगा? समझ में आ रहा ना? तुम लोग ऐसे हर चीज में हाजी हाजी करोगे तो तुम लोग ऐसे ही घुमा देंगे। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी ई के बराबर है, और तो हो गया ई ए के बराबर। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ऑरेंज एप्पल वाला कहानी तो नहीं हुआ ना? चलो ठीक। तो पीई इज इक्वल टू पी डी प्लस रो जी एच। यहां पर कंक्लूजन में हमें मिल गया था कि पी ए इज इक्वल टू पीई। 10 10 10। पी ए इज इक्वल टू पी डी प्लस रो जी एच और पी ए माइनस पी डी इज इक्वल टू रो जी एच। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या आपको दिख रहा है कि ये एक फ्री सरफेस है और पी ए माइनस पी डी क्या देता है? द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला था, हमें मालूम है। हाउ मेनी फ्री सरफेसेस आर इन्वॉल्वड हियर? 1, क्योंकि नीचे तो लगा हुआ है लिक्विड, ऊपर वाला खुला है। तो फॉर 1 फ्री सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, एक्सेस प्रेशर का क्या फॉर्मूला था? 2T बाई आर। अब पी ए ज्यादा है कि पी डी ज्यादा है? पी ए ज्यादा है, तो पी ए माइनस पी डी क्या हो जाएगा? 2T बाई आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस फ्री सरफेस। क्या समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 2T बाई आर इज इक्वल टू रो जी एच। कितना आसानी से हमें h का वैल्यू मिल गया। h इज 2T बाई आर रो जी। कहानी खत्म। कितने हाइट तक चलेगा? 2T बाई आर रो जी। यहाँ पर कोई भी एक लिक्विड का डेंसिटी जानना कोई मुश्किल चीज नहीं है। जी तो ऐसे ही बच्चा बच्चा को मालूम है, टी भी पता कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल चीज है आर निकालना। ये जो आर है वो जो मिनिस्कस है उसका रेडियस कितना है, कैसे निकालोगे? सो प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला कुछ वायबल नहीं लग रहा है, लेकिन हम स्मॉल आर को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? स्मॉल आर इज कैपिटल आर बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा मालूम है, थीटा मालूम है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम है नहीं? और स्मॉल आर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बी कॉस थीटा। कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो यहां से लिख सकते हैं एज
कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r cos थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 2t बाय स्मॉल r की जगह लिखेंगे कैपिटल R बाय cos थीटा, और cos थीटा ऊपर जाएगा, फॉर्मूला बन गया 2t cos थीटा बाय r रो जी। कितना इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट इज द कैपिलरी राइज? 2t cos थीटा बाय r रो जी। दिसंबर फर्स्ट वीक से मेरा 3 क्लास होगा, 1 मोर क्लास ऑन फ्राइडे इवनिंग, ठीक है, 4:30 में ट्यूशन है। तो 6 बजे करेंगे या फिर 3 बजे करेंगे? 3 बजे करेंगे, देखेंगे। तो h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो जी। समझ में आया? स्कूल में कोई क्वेश्चन आएगा तो सीधे इसके ऊपर आएगा, लेकिन एंट्रांस में इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तुम लोग करना चाहोगे कि इतने में शांत रहोगे? चाहोगे एंट्रांस में कैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर करना चाहोगे? तो ठीक है। तो ये जो h है हमारा, इसको एनालिसिस करते किस किस्म की क्वेश्चन आता है, व्हाट वी ऑब्जर्व और फैक्ट्स रिलेटेड। h is equal to 2t by r rho g और 2t cos थीटा by r rho g, ये हम लोग जानते हैं। पहला हुआ कि कैपिलर राइज कितना होगा, वो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड कितना चढ़ेगा या उतरेगा वो सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम जेई के लिए बोले तो जेई के क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ। द राइज ऑफ कैपिलरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड ओनली, नेचर ऑफ द सॉलिड ट्यूब, नेचर ऑफ बोथ। क्या कहेंगे? देखो तो यहाँ पर जो टी है वो किसका नेचर है? लिक्विड का है। आर तो ट्यूब का साइज है, वो नेचर नहीं है। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एडहेसिव कोहेसिव है ही नहीं, मतलब नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कैपिलरी राइज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ही देखो कि जब थीटा इज लेस देन 90, मतलब adhesive force is more than cohesive force, cos theta will be positive, h is positive. Theta is more than 90, cos theta is negative, h is negative, it will rise to a negative height, means it will fall। जो हम लोग देखें, समझ में आया क्या? थीटा मोर देन 90 होने से ये फॉल करता है, थीटा लेस देन 90 में ये राइज करता है, जो हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। पर जस्टिफाई हो रहा है कि थीटा लेस देन 90 होगा तो cos थीटा पॉजिटिव है, थीटा मोर देन 90 हुआ तो cos थीटा नेगेटिव है। समझ में? दूसरा हुआ यहाँ पर जो h है, h क्या है? इट इज वर्टिकल हाइट ऑफ मेनिस्कस above level of liquid in container। ध्यान रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो H है वो क्या है? आप बोलोगे हाँ सर, जितना लिक्विड राइज किया, मतलब अगर हम कहेंगे कि ये हमारा एक कंटेनर ऑफ, जस्ट अ मिनट, सपोज हम कहेंगे ये हमारा एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, इसमें मैं 2 थिन ट्यूब डालता हूं, दोनों ट्यूब बराबर साइज के, सिमिलर ट्यूब्स। ये एक पतला सा ट्यूब है और ये एक दूसरा वैसे ही ट्यूब है, वैसे ही ट्यूब है जो पहला वाला है। दोनों ट्यूब एक जैसे ट्यूब है। अगर हम कहेंगे कि पहला केस में लिक्विड मान लो कि यहां तक राइज किया, तो आप देखोगे दूसरे केस में जो लिक्विड होगा
वो भी यहां तक ही राइज करेगा, इट विल राइज अप टू दिस लेवल। सो यहां पर ये हो गया h, तो यहां पर ये हो गया h। इसको h मत सोच लेना, ये नहीं है h, दिस इज लेंथ। वर्टिकल हेड होगा h, समझ में आ रहा है? h इज द वर्टिकल हाइट। लेंथ अलग अलग है, इस केस में जितना लेंथ का लिक्विड है उतना हाइट तक चढ़ा है, इस केस में जितना लेंथ का लिक्विड है उससे कम हाइट तक चढ़ा है। समझ में आ रहा है ना? सो डोंट कॉल दिस लेंथ एज द कैपिलरी राइज, कॉल दिस एज द कैपिलरी राइज। कितना ऊपर तक चढ़ा। दिस एज इज 2t cos थीटा बाई r रो जी। समझ में आया क्या? बात समझ में आया? अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक थिन ट्यूब है और उस थिन ट्यूब में हमने क्या किया, एक थिन ट्यूब को हमने क्या किया, किसी एक लिक्विड कंटेनर में डाला, ठीक है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक थिन ट्यूब को डाला ऐसे। पूछा क्या है इसमें? पूछा ये है कि लिक्विड इसमें चढ़ेगा, बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ लिक्विड, और क्या दिया है, ये एंगल दिया है अल्फा। पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, तो आप क्या कहोगे, L sin अल्फा इज इक्वल टू H। H निकालना आपको आता है, यू नो हाउ टू फाइंड आउट H, आपको H निकालना आता है। ये H है, क्या है ये, 2t cos थीटा बाई r रो जी, ये आपको मालूम है। तो L कितना होगा, L sin अल्फा इज इक्वल टू H, और L इज इक्वल टू H बाई sin अल्फा। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लिक्विड इन दिस ट्यूब, H बाई sin अल्फा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आपका जो H है वो ये वाला लेंथ नहीं है, वर्टिकल हाइट है। समझ में आया? दूसरा हुआ कि इट डिपेंड्स ऑन G, G के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले पे आ रहा है। फंडामेंटल भी हम लोग समझे थे, G के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो खींचने वाला जब खींच रहा है ऊपर, कुछ दूर खींचने के बाद रुक जाता है, क्योंकि जो लिक्विड चढ़ गया उसका वेट इसको वापस खींचने की कोशिश करता है। G कम हो जाएगा तो वेट कम हो जाएगा और ऊपर तक खींच लेगा वो। जितना कम होगा G का वैल्यू उतना ऊपर तक खींचेगा। कहने का मतलब है, अगर कोई एक थिन ट्यूब को हमने पानी में डाला और पानी चढ़ गया मान लो 10 सेंटीमीटर, सपोज सेम एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट करेंगे जाके मून पे, तो पानी कितना चढ़ेगा, G के जगह G/6 हो गया, तो ये 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 60 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे बिट नंबर 3 में, H डिपेंड्स ऑन G। अगर हम कहेंगे H on earth for similar arrangement, के लिए H on moon will be equal to 6 times H on earth। समझ में आ रहा है क्या? 6 times H on earth। Are you getting? Or suppose I give you an arrangement like this. Here is a thin tube और ये लिक्विड यहां तक चढ़ा है, and this arrangement is inside a lift. Suppose this is coming down with an acceleration a0। तो दूसरा एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 2t cos थीटा बाय r रो। G के जगह क्या लिखेंगे, इट इज फॉलिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन a, अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, G माइनस a, ऊपर चढ़ता है तो अपरेंट वेट G प्लस a हो जाता है, तो इट इज G के जगह क्या लिखेंगे, G माइनस। समझ में आया? तो हाइट बढ़ जाएगा, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो हाइट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। बिट नंबर 4, बिट नंबर 4। अब ये लिक्विड को खींचता हुआ ले रहा है,
हम दूसरा फॉर्मूला इसमें देखे कि H इज इक्वल टू 2T बाई आर रो जी। स्मॉल आर क्या था? व्हाट वाज स्मॉल आर? रेडियस ऑफ मिनिस्कस। कैपिटल आर रेडियस ऑफ ट्यूब। मोटे ट्यूब में कब चढ़ेगा? पतला ट्यूब में ज्यादा चढ़ेगा। वो बोलेंगे टू कैपिलरी ट्यूब्स हैव लेंथ इन द रेशियो 2:3 and radius in the ratio 1:2. What is the ratio of capillary rise in them? Nothing to do with length. Length के साथ कोई मतलब ही नहीं, रेडियस के साथ मतलब है, तो 2:1 रेशियो में हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखना है H is inversely proportional to R. So capillary rise is more in a thin tube. पतला ट्यूब में कैपिलरी राइज तो ज्यादा है। So capillary rise is more in a thin tube. जितना पतला होगा, कभी ट्राई करके देखो, आप 5 मीटर लंबा एक कॉटन थ्रेड लो, इसको छत से झुला दो, झूल रहा है, उसका निचला हिस्सा में ग्लास में पानी लेके टच करवा दो, पानी चढ़ते 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 पूरा 5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, पूरा भीग जाएगा। नहीं, आपका दिया जलता कैसा है? जो वीक होता है वो कैसे ऑयल को सोख कर लेता है अपने अंदर से, है कि नहीं? तो इट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी राइज ओनली। लेकिन कितना दूर तक ऐसे खींच सकता है? पानी के केस में इट इज हार्डली 10 मीटर, उससे ऊपर खींच नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये थिन ट्यूब है। अब यहां पर और एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है, जो हम लोग अभी अभी देखे, क्या था कि H इज इक्वल टू 2T बाई आर रो जी। तो यहाँ पर H इंटू आर क्या हो गया? देखो तो 2T बाय रो जी। रो इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी का, लिक्विड का डेंसिटी है। T इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जी तो ऐसे ही कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा चीज डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, नॉट ऑन द सॉलिड। आप ग्लास ट्यूब डालो या स्टील ट्यूब डालो, 2T बाई रो जी तो सेम है। मतलब ग्लास ट्यूब में कैपिलरी राइज कुछ अलग होगा, रेडियस कुछ अलग होगा। स्टील ट्यूब में कैपिलरी राइज कुछ अलग होगा, रेडियस कुछ अलग होगा। मोटे ट्यूब ले लो, पतला ट्यूब ले लो, H and R will be different, but in every case the product of H and R will be same. बात समझ में आ रहा है? So what you see, product HR is constant, is a constant, is a constant depending upon nature of liquid. समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक बड़ा सा कंटेनर ले लिए, यहाँ पर ले लिए पतला ट्यूब, ये थीन ग्लास ट्यूब, ये थिक ग्लास ट्यूब, मोटा ग्लास ट्यूब, और मान लो कि एक स्टील ट्यूब। ऐसा करके मैं अलग अलग डायमेंशन की ट्यूब्स ले लिया और मैं देखा कि राइज ऑफ कैपिलरिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। हर केस में राइज ऑफ कैपिलरिटी कुछ अलग अलग हुआ। चलिए मानते हैं कि यहाँ पर राइज यहाँ तक हुआ, यहाँ पर राइज यहाँ तक हुआ, यहाँ पर राइज यहाँ तक हुआ। हर केस में राइज इन कैपिलरिटी इज लुकिंग टू बी डिफरेंट। हर एक केस में H अलग अलग है, R अलग अलग है। क्या बात समझ में आ रहा है? H अलग अलग है, R अलग अलग है, लेकिन हर एक केस का अगर हम निकालेंगे व्हाट इज H एंड व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ R, ये R था ना, हर केस में R अलग अलग है कि नहीं? हर केस में अलग अलग है। H1 ये R1, मान लो ये H2 है, ये H2 है, ये रेडियस R2 है, ये H3 है और ये रेडियस R3 है। तो क्या कहता है? The liquid is same for all the three cases. तो आप कहोगे H1 by H1 R1 is equal to H2 R2 is equal to H3 R3। चाहे ये स्टील ट्यूब हो, ग्लास ट्यूब हो, मोटा ट्यूब हो, पतला ट्यूब हो, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, because it depends only on the nature of the liquid।
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये है, तुम लोग बोले बताने के लिए, नहीं तो स्कूल में तो खाली एच का फॉर्मूला जान लो, काम निकल गया। तुम लोग बोले हो बोल के मैं बता रहा हूँ। सो यू फाइंड द प्रोडक्ट H and R is a constant as long as the liquid is same. It depends on the nature of the liquid. समझ में आया? यस यस सर। ठीक है। अगर ये एक कैपिलरी ट्यूब है और इस कैपिलरी ट्यूब की केस में मान लो कि ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसमें लिक्विड राइज क्यों किया? क्योंकि वो सॉक कर रहा है। कौन? आधेसिव फोर्स खींच के उठा रहा है उसको ऊपर। नहीं, फील करना चीजों को। ये पेन को उठाने के दो तरीके हैं, एक तो पुश करके उठाओ या फिर पुल करके उठाओ। तो दोनों में अंतर क्या? जमीन आसमान का अंतर है। आपको नीचे से ऐसे उठाएंगे ज्यादा दर्द होगा कि गर्दन पकड़ के उठा देंगे पुल करके ज्यादा दर्द होगा? दोनों केस में तो बराबर हुआ ना। एक केस में 500 न्यूटन लगाया, आप 50 केजी को नीचे से ऐसे उठाया, दूसरे केस में ऐसे पकड़ के खींच लिया। पुल करना पुश करना अलग अलग है कि नहीं? एक में आप में क्या हो रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में जब आपको खींच के लिया जा रहा है अपना वेट के कारण टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं? तो जब आप इसको इसे पुल करके ऊपर उठा रहे हो, पुश करके नहीं उठा रहे हो, पुश करके उठाने से क्या होता है? सोचो यहाँ पर पंप लगा है और पंप पानी को फेंक रहा है ऊपर, सपोज पुश कर रहा है। अब अगर पानी को फेंक रहा है, यहाँ पर अगर एक होल होगा तो क्या होगा? कुछ पानी पिचक के बाहर निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा, क्योंकि ये पुश हो रहा है नीचे से, कुछ उधर जाएगा कुछ इधर निकलेगा। लेकिन अगर ये सॉक करके निकाल रहा है तो क्या इधर से पानी कुछ बाहर निकल जाएगा? नहीं, वो तो सारे के सारे अंदर खींच रहा है कि नहीं? तो इसमें होता क्या है कि व्हेन यू पुल द लिक्विड राइजेस अप टू सम हाइट। सपोज ये हाइट तक चढ़ गया और मान लो कि इस केस में ये कोई लिक्विड है जो कि चढ़ गया था कुछ H1 हाइट तक। मान लो कि इसका रेडियस R1 है। अगर मैं ये साइड में एक होल कर दूंगा और यहाँ पे एक होल कर दूंगा, A पे एक होल कर दिया, B पे एक होल कर दिया, क्या बता सकते हो कौन से होल से ज्यादा स्पीड में लिक्विड बाहर निकलेगा? किसमें निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। फील करो चीजों को। आप इसको सॉक कर रहे हो, खींच रहे हो, पुश करते तो निकल जाता। समझ रहे हो? यू आर पुलिंग इट। अरे अगर एक ट्यूब को तोड़ के ये एक ट्यूब हो गया, ये दूसरा ट्यूब हो गया, दोनों ट्यूब को ऐसे जोड़ के भी रख दोगे थोड़ा सा गैप क्रिएट करके ना, तब भी लिक्विड चढ़ जाएगा। आपको टच करके रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से लिक्विड विल नॉट स्पिल आउट बिकॉज ऑफ द फ्री सरफेस क्रिएटेड हियर। समझ में आ रहा है? थिन ट्यूब है तो फिर जो बताया ना कॉटन थ्रेड में कैसे लिक्विड चढ़ जाता है, गिरता है क्या इधर उधर? नहीं गिरता है। तो देयर विल बी नो लिक्विड स्पिलिंग आउट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं तो मैं बता दिया। सो इसमें अगर थिन होल्स करते हैं नो लिक्विड विल कम आउट। अच्छा, ये चीज समझ में आया। अब सोचो कि यहां पर तो लिक्विड इतने हाइट तक चढ़ सकता है। मैं क्या किया, इस ट्यूब को यहां से कट कर दिया। आई कट दिस ट्यूब फ्रॉम हियर। चलिए कट करते हैं। अब ये ट्यूब को मैं कट किया, इसको ले आया इधर। अब मैं क्या किया, ट्यूब को यहां से कट कर दिया आधा हाइट से। अरे नहीं, अब मैं लिक्विड को आधे से कट कर दिया ये हाइट से। जब ये हाइट से कट कर दिया, क्या आपको लग रहा है कि ये हाइट तो अभी हो गया H1/2? पहले हाइट क्या था? H1 था। अब हाइट बन गया है H1/2। क्या आपको लग रहा है कि लिक्विड यहां तक चढ़ने की काबिल है? यहां से आप कट कर दिए तो लिक्विड निकल के ऐसे गिरेगा फाउंटेन जैसे। सोचो, ये लिक्विड यहां तक चढ़ सकता है, मैंने यहां से काट दिया। विल द लिक्विड टिंकल आउट ऑफ दिस? फाउंटेन जैसे गिरेगा। तो फाउंटेन बनाना कितना आसान था। आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कब होता है, जब लिक्विड को पुश करते हैं। ये तो खींच के ले रहा था, खींचने वाला है नहीं तो उठेगा क्यों ऊपर? ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि कोई खींच के ले रहा है। नो लिक्विड विल कम आउट। क्या होगा? यहां तक लिक्विड चढ़ेगा और बस खत्म हो जाएगा कहानी।
यहाँ पर चढ़ेगा तो उसका रेडियस भी कुछ अलग किस्म का हो जाएगा। इसका रेडियस r1 था तो इसका रेडियस r2 हो जाएगा। So if you take a insufficient length tube, the liquid will rise up to the brim of the tube and it will adjust its radius of curvature in such a way that the product of h and r will be constant. यहाँ केस में ये h1 था, ये r1 था, ये h1/2 हो गया, आधे से काट दिए तो ये हो जाएगा 2r1। रेडियस क्या बन जाएगा 2r1। समझ में आ रहा है? अगर ये ट्यूब को डुबाएंगे हम धीरे धीरे करके पूरा डुबा दिए, अब h क्या हुआ 0, h0 हुआ तो लिक्विड विल बी अप टू द ब्रिम, तो रेडियस क्या हो जाएगा h into r इज कांस्टेंट, h0 हो गया तो r हो गया इनफाइनाइट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस विल बी इनफाइनाइट मींस फ्लैट, पूरा डुबा देंगे तो सरफेस फ्लैट हो गया। आर यू गेटिंग? तो क्या लिखेंगे इन केस ऑफ एन insufficient length tube liquid rises to the brim of tube and adjust the radius of curvature such that h into r is constant, h into r का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अब ये यहां तक जाके क्यों रुक रहा है? आप देख रहे हो कि पहला केस में इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा था या नहीं कर रहा था? जी कम होगा तो हाइट बढ़ेगा। सपोज फ्री फॉल करवा दिए, जी बन गया 0 तो एच कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए एच इनफाइनाइट, लेकिन जो ट्यूब डाले वो इनफाइनाइट लेंथ का थोड़ी है। क्या इसका मतलब हुआ ये जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं इसको अगर हम फ्री फॉल में गिरा देंगे लिक्विड निकल के ऐसे गिरेगा नहीं, ये तो यहाँ तक चढ़ेगा, इट विल बिहेव एज इनसफिशिएंट लेंथ ट्यूब, द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी एडजस्टेड सो दैट द टोटल हाइट इनटू आर इज कांस्टेंट फॉर ऑल केसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो वो बोलेंगे कि पूरा अरेंजमेंट को अलाउ कर दिया गया फ्री फॉल करने के लिए, what will happen now? The liquid will remain where it is, or it will fall down, or it will tinkle out at the upper end, or it will go to the highest point and maintain its radius. क्या लिखेंगे? ऊपर तक जाएगा, वहीं पे आके रुक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा ना ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको कोई पुश नहीं कर रहा है, वो आधे से फोर्स खींच के उठा रहा है। समझ में आया? चलिए ये भी समझ में आ गया। ये था पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 7 बताना चाहता हूँ। नोट पॉइंट नंबर 7। जब कोई लिक्विड को हम किसी एक थिन ट्यूब में चढ़ाते हैं, हम देखें कि मोटे ट्यूब में राइज और पतले ट्यूब में राइज अलग अलग होता है। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द थिन ट्यूब और इसका रेडियस दिया हुआ है r, और पता चला कि इसमें लिक्विड चढ़ गया सपोज यहां तक। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिक्विड चढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पहले लिक्विड इस कंटेनर में था, चढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा नहीं। व्हाट इज द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब मुझे पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लिक्विड, ये वाला पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है नहीं। अच्छा आपको याद होगा हम लोग पहले भी पढ़े कि अगर कोई एक डंडा ऐसे खड़ा है, सपोज हियर इज ए डंडा स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ग्राउंड, इसका मास m है, लेंथ l है। क्या किसी को याद है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? mgl/2। इट इज mgh। h क्या है? वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। काफी लोगों को माइक्रोफोन दिया गया है फिर भी कुछ नहीं बोले, वो लोग बेवकूफी का हद हो गया। कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी? mgh क्या है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब l/2। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मास क्या है? g तो मालूम है, h मतलब ये हाइट हमें पता करना है। और क्या आपको मालूम है कि ये हाइट इज नथिंग बट h/2 क्योंकि पूरा हाइट h है कि नहीं? चलिए निकालते हैं और देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने आके पहुंच जाएगा।
तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh/2। m क्या है? ये लिक्विड का मास है। लिक्विड का मास बताओ, आप लोग सब ज्ञानी गुनी लोग हैं। ये रेडियस r है, हाइट h है, डेंसिटी ρ है, इसका मास क्या है बताओ, कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम कितना है? ओए तो सिलेंडर है, एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, ये हो गया h। यस, पाई r स्क्वायर h, ये हो गया वॉल्यूम इनटू रो इज मास। देखो सपने बड़े बड़े हैं, वॉल्यूम निकालने में क्या क्या बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस हिपोक्रेसी ओनली वी आर हियर वेयर वी आर। सपने बहुत बड़े बड़े, काम में कुछ नहीं आता है। हाँ, तो एच का फॉर्मूला बताओ, एच क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एच? एच का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, 2t cos थीटा बाई r रो जी। नहीं? अच्छा, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ देखो तो, वैल्यू डालें। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh। mgh में इधर है r स्क्वायर h और बाकी सब कांस्टेंट है ना यहाँ पे, t रो, ये सब को छोड़ो। अब देखोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो रहा है? पाई r स्क्वायर रो, नहीं, और h की जगह और एक तो h यहाँ पे है इंटू h/2, सो h इंटू h/2। क्या ये h²/2 हुआ? क्या ये चीजें सबको समझ में आया? पाई r स्क्वायर रो h²/2 जी। ठीक है, यू नो h स्क्वायर इस पूरा का स्क्वायर, h स्क्वायर r स्क्वायर, h स्क्वायर r स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो, इज पाई r स्क्वायर बाय 2 इंटू जी। h स्क्वायर देखो, h स्क्वायर में क्या आएगा? 4t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय r स्क्वायर रो जी। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो ऊपर भी r स्क्वायर था, नीचे भी r स्क्वायर था, कैंसिल हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में कैपिटल R है क्या? नहीं। कहने मतलब जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डिपेंड नहीं करता है मोटा ट्यूब है कि पतला ट्यूब है। पतले ट्यूब में ज्यादा हाइट चढ़ेगा, लेकिन जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा मोटे ट्यूब में कम हाइट चढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द ट्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? आ रहा ना? हाँ, तो क्या कहेंगे? 10 10 10। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ ट्यूब। ट्यूब का रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बढ़िया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी does not depend upon radius of the tube. समझ में? बताओ तो आप डे टू डे लाइफ में where you are using the capillary effect, कहाँ यूज करते हो? डे टू डे लाइफ में कहाँ आप अपना कैपिलरी इफेक्ट यूज करते हो? कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त कैपिलरी ट्यूब से पीते हो तुम? स्ट्रॉ, नो, स्ट्रॉ इज ए थिक ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब वाला कंसेप्ट आप कहाँ यूज करते हो? दिया जलाते हो तो नहीं, तो द ऑयल इज राइजिंग बिकॉज ऑफ कैपिलरी ट्यूब। और कहाँ यूज करते हो? व्हेन यू आर राइटिंग यूजिंग ए फाउंटेन पेन, उसका नीब में इतना पतला सा गैप रखा है कि उसमें लिक्विड राइज कर जाता है, नहीं? और किसमें यूज करते हो कैपिलरी? गर्मी के दिन में सुराही में पानी रखते हैं क्योंकि इसमें 3 पोर्स होते हैं। मिट्टी के सुराही में 3 पोर्स होते हैं भाई, कैपिलराइज लिक्विड बाहर आ जाता है। जब बाहर आ गया तो वहां से वो इवापोरेट हो जाता है,
इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, सुराही ठंडा हो जाता है कि नहीं? तो कैपिलरिटी का यूज देखो कितनी सारी जगह पे है। क्या तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है? किसका माइक्रोफोन ऑन है बोलो तो, किसके किसके पास है? बोल रहे, चेक करो, बोलो 1 रख के बोल, फिर से बोल, 1 नीचे रख के बोलो, उठा के क्यों बोल रहा है? हाँ बोल 1। हाँ यही लड़का बात कर रहा था, यही लड़का बात कर रहा था तब से, पता चल गया। मतलब कौन चिल्ला रहा है बैठ के, है? ठीक है। एनीवे ठीक है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पढ़ने वक्त बात नहीं करेंगे। बट इफ इट इज हेल्पफुल टू योर स्टडी, इफ इट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू और यू आर इन ट्रबल और बुझ समझने में नहीं आता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मना है। रिमेंबर, एज ए स्टूडेंट यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग व्हिच इज नॉट हैम्परिंग योर गोल। सब कुछ कर सकते हो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जिस उम्र में जो करना है उस उम्र में वो करना चाहिए, नहीं? लेकिन अगर उसको करने के चक्कर में अपनी गोल से भटक गए तो फिर तो वही उम्र खत्म हो जाएगा, नहीं? हाँ, तो गोल को नजर रखो। 1-2 साल मस्ती करने के बाद कहाँ मैं पहुंचूंगा, जस्ट थिंक 2 साल 3 साल बाद आप में से आधे लोगों को कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल गया है, बाकी आधे को नहीं मिला है। एंड हाउ यू विल फेस योर बिलव्ड फ्रेंड? फेस टू फेस मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पता चला उधर से आ रहा है, तुम इधर से यू टर्न लेके भाग जाओगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस। ही इज नाउ इन ए गुड मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, यू आर नोवेयर। Yes. So before you want to be nowhere, feel that you are now here. ये दोनों के बीच में काफी अंतर नहीं है कि नहीं? You want to be nowhere or now here. If you are now here, you are listening everything, तो nowhere की कोई नौबत नहीं आएगा। Now not here, तो you will be nowhere. खाली वो W का पोजीशन इधर उधर होता है कि नहीं? अटेंटिव रहो। आपको भली बात ही मालूम है कि हाउ मच सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्कूल्स फॉर योर गोल। एवरीवन व्हेरेवर यू बी, मुझे तो लगेगा कि मैं कहूँगा कि 0.1% स्कूल में दे रियली बदर फॉर द चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो हैप्पी विद द स्कूल अथॉरिटीज वट एवर इज बीइंग सप्लाइड। 0.1% केस में नहीं, कहने के लिए तो लोग कहते हैं दुनिया की कोने कोने में अच्छे अच्छे स्कूल है, लेकिन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि दुनिया गोल है। कोना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो स्कूल कहाँ मिलेगा? कोने कोने में। कोना ही नहीं तो स्कूल नहीं है। तो ये कोचिंग ही एक सहारा है जो आपको अपनी गोल तक पहुंचा सकता है। अगेन दिस कोचिंग विल सपोर्ट यू हार्डली 40% इन योर सक्सेस, 60% योर ओन एफर्ट। कुछ लोग तो कोचिंग को 100% समझ के बैठते हैं, कुछ नहीं होता ऐसे। और कुछ लोग तो कोचिंग को भी 100% नहीं मानते, कोचिंग का 40-30% लेते हैं। अपना तो गया, कोचिंग का 30-40%, तो पूरा करियर चौपट। पूते पुती जो होंगे बड़े होके लात मारेंगे। अगर वक्त पे नाना तुम पढ़ लिए होते तो हमारे पापा रिक्शा नहीं चलाते होते। तुम नहीं पढ़े, छोटे मोटे नौकरी किए, तुम्हारा बेटी को रिक्शा वाले के साथ शादी की, पोता लात मारेगा नाना तुम क्यों नहीं पढ़े, इतने अच्छे सर के पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर लिए होते, इंजीनियर हो रहे थे, तो आपका बेटी को भी अच्छे घर में देते। और मेरे पापा भी कहीं एजीएम डीजीएम प्रोफेसर होता, अब देखो मेरे पापा रिक्शा चला रहे हैं। क्यों? कि अब शादी यहाँ पे करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि खुद नहीं पढ़े, है नहीं? तो पोता पुती से लात नहीं खाना है तो मन लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो जब लात खाओगे तब मेरे को याद करना, हमारे एक साथ है, हम बोले थे। ठीक है, ठीक है। आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।